दोस्तों, ये स्टोरी का 28 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। निशा अपने भाई और भाभी से नफरत करती थी। उसने 3 महीने की प्रेग्नेंट जूही को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब उसका भाई घर पर नहीं था, वह चाकू से जूही पर हमला करने ही वाली थी कि उसका भाई वापस चला आया और अपनी पत्नी को बचा लिया, जिसके बाद नितिन ने निशा को जेल में डाल दिया। निशा ने उससे माफी भी मांगी लेकिन नितिन नहीं माना। लेकिन किसने सोचा होगा कि जूही भी कीर्ति की तरह भोली और बेवकूफ होगी और उसे इतनी आसानी से माफ कर देगी। जूही ने नितिन को मना कर अपना कंप्लेन वापस ले लिया। निशा यह अच्छी तरह से जानती थी कि कीर्ति कितनी भोली और बेवकूफ है, इसलिए उसने अपनी भाभी के बारे में झूठी कहानियां सुनाकर उससे सिंपैथी लेने की कोशिश करती थी। कुछ महीने पहले जब विशाल ने उससे कांटेक्ट किया और कहा कि वह निशा को वह सब कुछ देगा जो वह चाहती है, लेकिन बदले में उससे मल्होत्रा फैमिली के खिलाफ उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। निशा ने पहले उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जब उसने वीडियो कॉल के दौरान कुणाल को देखा तो वह तुरंत उसकी फैन हो गई। लेकिन बाद में जब उसने सुना कि वह कीर्ति का बॉयफ्रेंड है तो वह गुस्से में आग बबूला होने से खुद को रोक नहीं पाई। यह जानकर कि कुणाल उसका बॉयफ्रेंड है, निशा को भी ज्यादा जलन महसूस होने लगी और उसने विशाल का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। लेकिन किसने सोचा होगा कि इससे पहले कि वह अपने प्लान को अंजाम देती, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसे पता था अब जब कुणाल को उसके बारे में पता है तो वह कीर्ति को कभी भी उसके पास नहीं आने देगा। उसने एक रात में अपना सब कुछ खो दिया, उसकी वर्जिनिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ। और इसके लिए वह सिर्फ 2 इंसान को ब्लेम कर रही थी, जूही और कीर्ति। काफी देर तक रोते हुए निशा को नींद आ गई और जब वह उठी तो शाम के 7 बज चुके थे। कुछ ठंडे पानी से अपना चेहरा धोते हुए निशा ने होटल से चेकआउट किया, एक टैक्सी की और हमेशा के लिए सब कुछ खत्म करने के लिए घर जाने का फैसला किया। मल्होत्रा मेंशन कीर्ति कुणाल के साथ डिनर के लिए बाहर जाने के लिए रेडी हो रही थी कि तभी सिद्धार्थ उसके रूम में आया और कहा, क्या मैं अपनी छोटी बहन से कुछ देर बात कर सकता हूँ? कीर्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, ओह आई एम सॉरी, मेरे पास नहीं तो आप मुझसे बात नहीं कर सकते, कीर्ति ने कहा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑल राइट नाउ लिटिल ब्रॉन्ड कम हियर। सिद्धार्थ की ओर बढ़ते हुए कीर्ति ने उसे गले लगाया और पूछा, भाई आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? नथिंग इम्पोर्टेंट, मैं बस इतना पूछना चाहता था कि तुम कैसी हो, सिद्धार्थ ने कहा। उसे सोफे की ओर खींचते हुए कीर्ति ने कहा, अब आप मुझे ऑनेस्टली बताइए कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? ऑनेस्टली, सिद्धार्थ ने आह भरी और पूछा, तुम्हारे और उसके बीच में सब कुछ कैसा चल रहा है? क्या सब कुछ ठीक है? कीर्ति ने सिर हिलाया और कहा, सब कुछ सही है। क्या कुणाल तुम्हारा ठीक से ख्याल रखता है? सिद्धार्थ ने पूछा। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप पहले से ही जवाब जानते हैं। सिद्धार्थ ने आह भरी और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम और कुणाल हमेशा खुश रहो। अगर कुणाल ने कभी तुमसे रूडली बात की तो तुम मुझे बताना, ठीक है? कीर्ति ने उसे हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं भी आपसे बात करना चाहती थी। हाँ बताओ, सिद्धार्थ ने कहा। मैं एक बेकरी शॉप ओपन करना चाहती हूँ, कीर्ति ने कहा। सिद्धार्थ ने अपनी भौहें उठाई और कहा, तुम्हारे पास इतना बड़ा बिजनेस है और तुम एक बेकरी शॉप खोलना चाहती हो? क्या तुम्हें पता है कि केक कैसे बनते हैं? कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं किसी ऐसे इंसान को जानती हूँ जो यह बहुत अच्छे से कर पाएगा। मैंने बस कुछ अलग करने के बारे में सोचा। सिद्धार्थ मुस्कुराया और कहा, ठीक है, वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। मैं अपने असिस्टेंट को तुम्हारे कैफे के लिए एक राइट प्लेस ढूंढने के लिए बोलूंगा। बेकरी शॉप, कीर्ति ने कहा। हाँ, जो भी हो, सिद्धार्थ ने कहा। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, इससे पहले कि आप मेरे लिए बेकरी शॉप ओपन करें, मुझे अपने पार्टनर से पूछना होगा कि वह इंटरेस्ट है या नहीं। टेबल से अपना फोन उठाते हुए कीर्ति ने जूही का नंबर डायल किया। हेलो जूही भाभी, मैं कीर्ति बोल रही हूँ, कीर्ति ने कहा। एक सेकंड रुको। ब्राउन ब्रेड को ओवन में रखते हुए जूही ने कहा, हाँ अब बताओ क्या हुआ? जूही ने कहा। कीर्ति मुस्कुराई और कहा, आज आप डिनर में क्या बना रही हैं? जूही ने हंसते हुए कहा, ब्राउन ब्रेड। काश मेरे पास कुछ होता, कीर्ति ने कहा। फिर तुम यहाँ पर क्यों नहीं आती? जूही ने कहा, हो सकता है किसी और दिन, एक्चुअली मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती थी।
या इस बारे में है? इससे पहले कि कीर्ति अपनी बात पूरी कर पाती, जूही ने कहा, कीर्ति होल्ड, लगता है कोई डोरबेल बजा रहा है, मैं देख कर आती हूँ। ओके, कीर्ति ने कहा। निशा का घर। दरवाजे की ओर जाकर जूही ने जब दरवाजा खोला तो सामने खड़ी निशा को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसकी तरफ देख कर मुस्कुराते हुए जूही ने कहा, आप निशा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हारी फ्रेंड कीर्ति से कुछ बात कर रही थी। निशा ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप कीर्ति से बात कर रही हो? जूही ने सिर हिलाया और पूछा। हाँ, क्या तुम मुझसे बात करना चाहती हो? फोन को अपने कान पर रखते हुए जूही ने कहा। कीर्ति, निशा तुमसे बात करना चाहती है। भाई कहाँ है? निशा ने पूछा। ऑफिस में, जूही ने निशा को फोन देते हुए कहा। लेकिन जूही के हाथ से फोन छीन कर निशा ने उसे जोर से धक्का दिया। पेट के बल गिरते हुए जूही चिल्लाई और पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द होने पर जूही ने अपना पेट पकड़कर चिल्लाना शुरू कर दिया। जब कॉल के दूसरी तरफ कीर्ति ने जूही की चीख सुनी तो वह चिल्लाई, हेलो हेलो जूही भाभी, क्या आप ठीक हो? हाँ हाँ हाँ, बेचारी की कीर्ति, अपनी भाभी जूही की याद आ रही है? निशा ने पूछा। निशा की हंसी की आवाज सुनकर कीर्ति वहीं पर जम गई। निशा, कीर्ति बड़बड़ाई। हाँ निशा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, अब तुम्हारी जूही भाभी दर्द से चिल्ला रही हैं। अगर तुम 15 मिनट में यहाँ नहीं आई तो मैं तुम्हारी जूही भाभी और उसके होने वाले बच्चे को ऊपर भेज दूंगी, निशा ने कहा। कीर्ति ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं वहां क्यों आऊंगी? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इन सब में कोई परवाह है? निशा ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम आओगी क्योंकि तुम बहुत बेवकूफ हो। अब तुम्हारे पास 15 मिनट हैं और अगर तुम्हें उसकी परवाह नहीं है तो कल उसके अंतिम संस्कार में आना। याद रखना, गुड बाय। अरे, और अगर तुम ही आ रही हो तो तुम अपने हैंडसम बॉयफ्रेंड और भाई को बताने की हिम्मत मत करना, अकेले आओ। अगर तुम अपनी जूही भाभी को जिंदा देखना चाहती हो तो। इतना कहकर निशा ने कॉल कट कर दिया। फोन फेंकते हुए निशा ने जूही के कानों को सहलाया और कहा, डोंट वरी भाभी, जल्दी ही आपकी कीर्ति यहाँ पर होगी और आप दोनों एक दूसरे को आखिरी बार के लिए देख पाएंगे। कीर्ति, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो, सिद्धार्थ ने पूछा। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं निशा से मिलने जा रही हूँ, इसीलिए अगर कुणाल यहाँ पर आता है तो क्या आप उससे मुझे लेने के लिए कह सकते हैं? ठीक है, लेकिन इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ बोल पाता कीर्ति बाहर की तरफ भागी। मल्होत्रा मेंशन के बाहर कार के अंदर बैठने के बाद कीर्ति ने कुछ देर सोचा और फिर कुणाल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताने का डिसाइड किया, क्योंकि वह किसी भी तरह से जूही और उसके होने वाले बच्चे की जिंदगी को जोखिम में नहीं डालना चाहती थी। अपने बैग से अपना फोन निकालते हुए कीर्ति ने किसी ऐसे इंसान को कॉल किया जिस पर उसे भरोसा था। हेलो रुद्र भैया, कीर्ति ने कहा। कपूर इंटरप्राइजेज। एक लंबी मीटिंग खत्म करने के बाद कुणाल वापस अपने केबिन में आया और सोफे पर बैठ गया। तभी जय उसके केबिन के अंदर आया और कहा, सर, विशाल के बारे में एक अपडेट है। यह क्या है? कुणाल ने पूछा। सर, लगता है उसकी जड़ें काफी गहरी हैं, जय ने कहा। कुणाल ने मुस्कुराते हुए पूछा, हमसे भी गहरा? जय ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। अंगद सर ने पहले ही एक्शन ले लिया है। अमेरिका में उनका जो भी इलीगल बिजनेस है सब कुछ बंद हो गया है और उनका शेयर भी गिर रहा है। गुड, वह कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अंगद को रेडी रहने के लिए कहो, कुणाल ने कहा। जय ने सिर हिलाया और कहा, सर, विशाल के हिस्ट्री के बारे में हमें यह पता चला है कि मुंबई में अभी उनका कोई मेजर बिजनेस रनिंग नहीं कर रहा है। क्या यह अजीब नहीं है कि विशाल कभी मुंबई में और कभी यहाँ पर कोई भी बिजनेस नहीं चला रहा है? कुणाल ने पूछा। जय ने सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ, यह अजीब है। सवाल यह है क्यों? कुणाल ने कहा। जय मुस्कुराया और कहा, ठीक है सर, यह पता चला कि विशाल ने इस कंट्री के कुछ पावरफुल इंसान को अटेंड कर दिया है। कुणाल ने भौं उठाई और कहा, दिस इज इंटरेस्टिंग। जय ने आह भरी और कहा, मैंने उन लोगों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। हम उनके बारे में, मुझे परवाह नहीं, बस विशाल और निशा पर फोकस करो, कुणाल ने कहा। सर, निशा के बारे में यह पता चला है कि वह जब छोटी थी तो वह मेंटली अनस्टेबल थी, जय ने कहा। कुणाल ने मुंह फेर लिया और कहा, लेकिन वह ठीक लग रही है। यह पता चला है कि उसके मॉम डैड ने उसके ट्रीटमेंट के लिए बैंक से लोन लिया था जिसका EMI अभी भी उसका भाई
पार कर रहा है, जय ने कहा। कुणाल ने आह भरी और कहा, यह लड़की मुझे अपने पास्ट को लेकर मुझे हैरान करने में अनसक्सेसफुल कभी भी नहीं होती। सर, मुझे लगता है कि आपको मिस्टर सिद्धार्थ को निशा के बारे में बताना चाहिए, इस तरह वह भी उसके बारे में कॉन्शियस रहेंगे। कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे लगता है कि तुम सही हो, मैं आज सिद्धार्थ भाई से बात करूंगा। जय ने सिर हिलाया और कहा, अंगद सर ने कहा कि वह कल से शिफ्टिंग की प्रोसेस शुरू करेंगे। तो फिर से उठकर कुणाल ने कहा, अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बताना। इतना कहकर वह ऑफिस से निकल गया। मल्होत्रा मेंशन। जब कुणाल मल्होत्रा मेंशन पहुंचा तब सिद्धार्थ लिविंग रूम में बैठा था, कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। अरे सिद्धार्थ भाई, कुणाल ने कहा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कुणाल, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। मैं यहाँ कीर्ति को डिनर के लिए ले जाने आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वह तैयार हो रही है। वैसे भी मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। सिद्धार्थ की तरफ देखकर कुणाल ने कहा। डॉक्यूमेंट को वापस रखते हुए सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हुआ? तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? वह निशा के बारे में, कुणाल ने कहा। सिद्धार्थ ने मुंह फेर लिया और पूछा, उससे क्या हुआ? वह वैसी नहीं है जैसा हम सोचते हैं। मेरा मतलब है कि वह थोड़ी डेंजरस है, कुणाल ने कहा। क्योंकि अगर वह अभी सब कुछ बात बता देगा तो अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तुम्हारा मतलब क्या है? सिद्धार्थ ने पूछा। मैं आपको समझाता हूँ, कुणाल ने कहा। उसने सब कुछ बताया, सिर्फ कुछ हिस्सा छोड़कर, क्योंकि वह अभी विशाल के बारे में सिद्धार्थ को नहीं बताना चाहता था। सिद्धार्थ ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। अभी कीर्ति निशा के घर गई है। कुणाल के चेहरे पर घबराहट और आ गई। उसने पूछा, क्या? लेकिन क्यों? मैंने उसे निशा से कोई कांटेक्ट नहीं रखने के लिए कहा था। हमें अब वहां जाना चाहिए। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। कुणाल के साथ मल्होत्रा मेंशन से बाहर निकल गया। निशा का घर। निशा के घर के बाहर आने के बाद कीर्ति घर के अंदर नहीं गई, क्योंकि रुद्र ने उसे मना किया था। जब कीर्ति ने रुद्र को कॉल किया तो वह मुंबई के एक तो बाहरी इलाके में एक साइट की चेकिंग करके वापस लौट रहा था। उसने कीर्ति से कहा, मुझे वहां पहुंचने में 30 मिनट से ज्यादा का टाइम लग सकता है, इसलिए मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कुछ आदमियों को भेज रहा हूं। इमोशंस में आकर कुछ मत करना, मैं वहीं रहूंगा और घबराओ मत, मेरे आदमी तुम्हें और उस औरत को प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि रुद्र अब उसके साथ था तो कीर्ति जानती थी कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह बस यही चाहती थी कि जूही और उसका बेबी सेफ रहे। जल्दी एक लग्जरियस कार निशा के घर के सामने रुकी और उसमें से रॉकी, कबीर और कुछ आदमी बाहर निकले। जब रॉकी ने कीर्ति को देखा तो वह मुस्कुराया और कहा, हेलो मिस कीर्ति, मेरा नाम रॉकी है। जब रॉकी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और यह डिस्कस कर रहा था कि वह आगे क्या करेंगे, तब कबीर ने उसे धक्का दिया और पूछा, क्या यह सिद्धार्थ बॉस की बहन है? रॉकी ने थोड़ा सिर हिलाया। कबीर ने एक साथ ताली बजाई और कहा, वैसे तो वह बहुत खूबसूरत है। रॉकी ने मुंह फेर लिया और कहा, कबीर कॉन्सेंट्रेट। कबीर ने अपने गाल थपथपाए और कहा, ठीक है, अब प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। आप पहले अंदर जाइए और उस लड़की का ध्यान भटकाएंगी। रॉकी ने कहा, पर कैसे? कीर्ति ने पूछा। जैसे आप उससे बात कर सकती हैं, आप उससे कई तरह के सवाल भी पूछ सकती हैं, जैसे कि वह ब्ला ब्ला क्यों कर रही है। अगर आप उसे बिजी रखती हैं तो हम अंदर जा सकते हैं और उस पर हमला कर सकते हैं। अगर हम सीधे अंदर जाकर उस पर हमला करते हैं तो हो सकता है कि अंदर जो औरत है उसकी जान को खतरा हो। रॉकी ने कहा, और यह ब्लूटूथ पहन लो ताकि हम कांटेक्ट में रह सकें। आप इसे अपने बालों से ढक सकती हैं, रॉकी ने आगे कहा। कीर्ति ने सिर हिलाया और एक गहरी सांस लेकर निशा के घर के अंदर चली गई। कीर्ति के चले जाने के बाद रॉकी ने कहा, बॉयज पोजीशन योरसेल्फ। फिर कबीर की ओर मुड़ते हुए रॉकी ने कहा, बडी, तुम्हें पता है कि क्या करना है? कबीर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मुझे पता है। फिर कबीर ने अपना टूल निकालकर धीरे धीरे घर की ओर चलने लगा। घर के अंदर जब कीर्ति घर के अंदर आ गई तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरान हो गई। उसने देखा कि जूही दर्द से कराह रही थी, जबकि निशा उसके पास हाथ में चाकू लिए बैठी थी। निशा, कीर्ति धीरे से बोली। जूही की गर्दन के पास चाकू रखते हुए निशा ने कहा, अरे भाभी, देखो यहाँ कौन है, तुम्हारा सेवियर कीर्ति। निशा, तुम उन्हें छोड़ दो, वह पहले से ही दर्द में है। हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना है कि नहीं? धीरे धीरे जूही की ओर चलते हुए कहा। कीर्ति को करीब आते देख निशा ने चाकू ऊपर उठाया और कहा,
अभी वहीं रुको। कीर्ति रुक गई और बोली, तुम यह सब क्यों कर रही हो निशा? वह तुम्हारी भाभी है और वह बच्चा तुम्हारा भतीजा है। ऐसा मत करो, यह सब तुम्हारी वजह से, यह सब तुम्हारी गलती है, निशा चिल्लाई। दरवाजे से कुछ मीटर की दूरी पर खड़े रॉकी ने अपने आदमियों को दरवाजे की ओर बढ़ने का इशारा किया। यह सही है, आप अपनी बातों से उसे एंगेज रखें, कीर्ति ने ब्लूटूथ डिवाइस में से रॉकी को कहते सुना। मेरी गर्ल, या मेरी गलती कैसे है? कीर्ति ने पूछा। यह सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी ही गलती है, निशा बोली। जूही जो दर्द से कराह रही थी उसने सिर उठाकर कहा, कीर्ति तुम यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर निशा जूही को जोर से थप्पड़ मारा और चिल्लाई, चुप रहो, उसे चोट मत पहुंचाओ, कीर्ति बोली। जूही के पेट की तरफ चाकू का इशारा करते हुए निशा ने कहा, अगर तुम उनकी जगह रिप्लेस कर दोगी तो मैं उन्हें जाने दूंगी। कीर्ति ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन उन्हें कुछ मत करो। नहीं मिस, ऐसा मत करो, रॉकी ने कहा। मुझे उसे बचाना है, निशा की तरफ जाते हुए कीर्ति धीरे से बोली। डैमेज, रॉकी ने इरिटेशन में कहा। उसके कहते ही ब्लैक सूट पहने कई सारे आदमी घर के अंदर घुस गए। चाकू फेंक दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, रॉकी ने अपना गन निशा की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। तुम लोगों ने मुझे फंसाया, निशा ने जूही की गर्दन की ओर चाकू का इशारा करते हुए कहा। अपनी गन नीचे रखो, नहीं तो वह मर चुकी है, निशा चिल्लाई। दूसरी तरफ जब कीर्ति ने जूही के गले से खून बहता देखा तो वह डर गई। अपनी गन नीचे रखो, कीर्ति ने आर्डर दिया। अपने आंसू भरी आंखों से रॉकी को देखते हुए कीर्ति ने रिक्वेस्ट की और बोली, प्लीज ठीक है, उन्हें मत छुओ और जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे, रॉकी ने अपनी बंदूक फर्श पर फेंकने से पहले कहा। अब कीर्ति तुम यहाँ आओ, निशा ने कहा। कीर्ति ने सिर हिलाया और निशा की ओर चलने लगी। इस बीच बाहर जब सिद्धार्थ और कुणाल निशा के घर के बाहर पहुंचे तब उन्होंने देखा कबीर खिड़की के बाहर खड़ा है। यह देखकर वह दोनों ही हैरान हो गए। वह यहाँ क्या कर रहा है? सिद्धार्थ बड़बड़ाया। या तेजी से उसकी ओर चलते हुए सिद्धार्थ ने पूछा, कबीर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ सिद्धार्थ बॉस की बहन को बचाने के लिए आया हूँ, कबीर ने निशा की ओर गन पॉइंट करते हुए कहा। तुम्हें यहाँ किसने भेजा? सिद्धार्थ ने पूछा। मैंने, पीछे से रुद्र की आवाज आई, जो अभी अभी यहाँ पर आया था। यह सुनकर सिद्धार्थ ने सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा तो रुद्र ने कहा, मैं बाद में समझाता हूँ कबीर, अब सिचुएशन क्या है? मैं निशा को गोली मारने वाला हूँ, लेकिन कबीर ने कहा। लेकिन क्या? रुद्र ने पूछा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कबीर ने कहा। कुणाल जो चुपचाप उनके पास खड़ा था लेकिन अब और नहीं सह सकता था, कबीर से बंदूक छीनते हुए कुणाल ने कहा, एक तरफ हटो। इतना कहकर वह खुद की पोजीशन को सेट करने लगा। अरे उसने इन सब चीज को कितना मिस किया। हाथ में बंदूक रखने का एहसास कितना अच्छा लगा। कुणाल प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कुणाल ने अपनी नजरें निशा के ऊपर दिखाते हुए कहा। रुद्र ने अपनी भौं ऊपर उठाई जब उसने कुणाल को बंदूक पकड़े हुए देखा, जैसे वह एक कैंडी पकड़ते हुए हो। जब कीर्ति निशा से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर थी तो कुणाल ने एक गोली चलाई जो सीधे जाकर उसके पैर पर लगी। फर्श पर गिरकर निशा दर्द से कराह उठी। दूसरी तरफ से जब कीर्ति ने निशा को खून से लथपथ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। जल्दी से खुद को तैयार करते हुए कीर्ति जूही की ओर गई और पूछा, क्या आप ठीक हो? लेकिन जूही के कपड़ों पर खून के धब्बे देखकर कीर्ति डर गई और बोली, हमें हॉस्पिटल जाना है। तो रॉकी ने जल्दी से अपने आदमियों को जूही को हॉस्पिटल ले जाने का इशारा किया। बाहर अपने टारगेट सक्सेसफुली फिनिश करने के बाद कुणाल ने सेटिस्फेक्शन के साथ मुस्कुराते हुए कहा, अब इसे आप साध सकते हैं। कबीर ने मुस्कुराते हुए पूछा, वाह बहुत अच्छा, तुम किस गैंग से हो? कबीर का सवाल सुनते ही कुणाल जम गया। तुमने यह सब कहाँ से सीखा? रुद्र ने पूछा। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम इसमें परफेक्ट हो, सिद्धार्थ ने पूछा। कुणाल डर गया और बोला, कॉलेज में हमारा छोटा सा शूटिंग सेशन हुआ करता था। तुम्हारा मतलब है कि यह पहली बार है जब तुमने किसी इंसान को गोली मारी? रुद्र ने पूछा। कुणाल ने जोर से सिर हिलाया। रुद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, लेकिन तुम बिल्कुल भी नर्वस नहीं लग रहे हो। कुणाल धीरे से मुस्कुराया और कहा, हाँ हाँ नहीं, मैं बहुत नर्वस हूँ। ओह गॉड, मैंने अभी एक इंसान को गोली मारी है। मैं आज रात कैसे सो पाऊंगा जीजा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बहुत अच्छे शूटर हो लेकिन तुम बहुत बुरे एक्टर हो, कबीर ने कहा। कुणाल, कीर्ति ने कहा। फिर कुणाल की ओर दौड़ते हुए कीर्ति ने उसे गले लगा लिया और कहा, मुझे बहुत डर लग रहा था। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कुणाल ने कहा, ठीक है, अब मैं यहाँ हूँ, मैं
जूही भाभी के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ, कुणाल की तरफ देखकर कीर्ति ने कहा। कबीर को अपने साथ ले जाओ, सिद्धार्थ ने थोड़ा उदास होते हुए कहा। भाई, मैं घर वापस जाने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे, सिद्धार्थ ने कहा। सबके जाने के बाद कुणाल ने कहा, आप दोनों को उसके साथ जाना चाहिए, वहां आपकी मौजूदगी इम्पोर्टेंट है। मैं किसी को यह सब हैंडल करने के लिए कहूंगा। सिद्धार्थ ने कहा, मैं निशा का ध्यान रखूंगा, कुणाल ने कहा। रुद्र ने अपनी भौं उठाई और पूछा, तुम यह कैसे करोगे? मैं उसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। हाँ, मैं उसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, कुणाल ने कहा। नहीं, वह हमारे साथ जा रही है, सिद्धार्थ ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं सिद्धार्थ, कुणाल को उसे पुलिस स्टेशन ले जाने दो। चलो चलते हैं और हम हॉस्पिटल की सिचुएशन को संभालते हैं। फिर सिद्धार्थ और रुद्र के जाने के बाद कुणाल ने अपना फोन निकाला और जय को फोन किया। निशा को यहाँ से ले जाओ, मैं एड्रेस मैसेज कर देता हूँ, अपनी कार के अंदर बैठते हुए रुद्र ने कहा। सिद्धार्थ, तुम पहले हॉस्पिटल जाओ और मैं बाद में आऊंगा, सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और चला गया। अपनी कार में बैठकर रुद्र ने उसे एक पेड़ के पीछे खड़ा कर दिया, जहां से वह सब कुछ देख सकता था। जल्द ही एक दो ब्लैक कार उस घर के सामने रुकी और उस कार के अंदर से ब्लैक सूट पहने कुछ आदमी उतरे और सीधा घर के अंदर चले गए। कुछ मिनटों बाद वह सब आदमी बेहोश निशा को लेकर वहां से चले गए। जय, तुम हमारे इसे न्यू बेस पर ले जाओ और फिर उसकी गोलियां निकालकर उसके घाव का इलाज करो और हमारे कुछ आदमियों को यहाँ पर रहने के लिए कह दो कि जब नितिन वापस आए तो उसे सब कुछ बता दे। क्या तुम समझ गए? कुणाल ने कहा। यस सर, जय ने कहा। उन सबके जाने के बाद कुणाल थोड़ी देर वहीं पर खड़ा रहा, फिर वह भी हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद रुद्र ने एक गहरी सांस ली और रजत का नंबर डायल किया। जब कुणाल यूएस में था तब से मुझे उसकी सारी डिटेल चाहिए, उसने किस कॉलेज में अपनी स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद उसने क्या किया, सारा डिटेल। क्या तुम समझ गए? रुद्र ने कहा। दूसरी ओर हॉस्पिटल, जब सिद्धार्थ हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा कि कीर्ति ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी है। जब कीर्ति ने सिद्धार्थ को देखा तो वह उसकी ओर दौड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, सिद्धार्थ ने मुंह फेर लिया और कहा, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कीर्ति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को इतनी डेंजरस सिचुएशन में डालने की? तुम्हें पता था कि निशा कितनी डेंजरस है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बताया भी नहीं। कीर्ति ने अपना सिर नीचे किया और कहा, मुझे माफ करना भाई, निशा ने मुझसे कहा था कि मैं अगर आपको या फिर कुणाल को इस बारे में ना बताऊं और अगर मैंने ऐसा किया तो वह जूही भाभी और उनके बच्चे को मार डालेगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी। जूही भाभी बहुत अच्छी हैं, यहाँ तक कि जब निशा उनके बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाली थी वह लगातार मुझसे दूर जाने और खुद को बचाने के लिए कह रही थी। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैंने रुद्र भैया की हेल्प ली। सिद्धार्थ ने आह भरी और कहा, ठीक है, लेकिन फिर कभी ऐसा मत करना। और वह अब कैसी है? वह अभी भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर है, कीर्ति ने कहा। कीर्ति के सिर को थपथपाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, ओके, डोंट वरी, उससे कुछ नहीं होगा, अपनी अन्ना दीदी पर भरोसा करो, ठीक है? कीर्ति ने सिर हिलाया। कुछ मिनट के बाद नितिन कीर्ति और सिद्धार्थ की ओर दौड़ता हुआ आया। नितिन भैया, कीर्ति ने कहा। कीर्ति को देखकर नितिन ने अपना सिर नीचे कर लिया। जब वह घर लौटा तो उसके दरवाजे पर खड़े एक आदमी ने उसे जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताया। निशा ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए आई एम सॉरी, नितिन ने कहा। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है नितिन भैया, इसीलिए आपको माफी मांगने की जरूरत भी नहीं है। नितिन के कंधे को थपथपाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, कीर्ति सही कह रही है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आई एम सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, मैंने आपको नोटिस नहीं किया, नितिन ने अपने सिर को नीचे करते हुए कहा। सिद्धार्थ मुस्कुराया और कहा, ठीक है, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है जूही, नितिन ने कहा। वह अभी भी ऑपरेशन थिएटर में है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, सिद्धार्थ ने कहा। जल्द ही अंबिका अपना सर्जिकल मास्क उतार कर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गई। सिद्धार्थ की ओर बढ़ते हुए अंबिका मुस्कुराई और कहा, पेशेंट और बेबी दोनों ही बिल्कुल आउट ऑफ डेंजरस हैं, लेकिन क्योंकि डिलीवरी टाइम के पहले ही हो गई इसीलिए हमें बेबी को कुछ घंटों के लिए इनक्यूबेटर में रखना है। बेबी के फादर कौन है? नितिन ने अपना हाथ उठाया और कहा, मैं। अंबिका मुस्कुराई और बोली, कांग्रेचुलेशन, लड़की हुई है। यह सुनकर नितिन का चेहरा एक्साइटमेंट से चमक उठा और उसने कहा, क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? हम उसे कुछ देर बाद वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तब आप उससे मिल सकते हैं, अंबिका ने कहा। थैंक यू अन्ना, सिद्धार्थ ने कहा। अगर तुम मुझे सच में थैंक यू कहना चाहते हो तो मुझे जल्दी से जल्दी एक छोटा सिद्धार्थ या वैशाली चाहिए, ठीक है? अंबिका ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कहा।
कुछ टाइम बाद जूही को एक वीआईपी कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। मिस्टर मल्होत्रा, आपको यह सब करने की जरूरत नहीं थी, नितिन ने कहा। सिद्धार्थ मुस्कुराया और कहा, इट्स ओके, तुम बस यह ख्याल रखना कि तुम्हारी वाइफ और बेबी ठीक से रह रहे हैं, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। मैं कल फिर से यहाँ पर तुमसे मिलने आऊंगा। मैं भी कल फिर आऊंगी, कीर्ति ने कहा। नितिन मुस्कुराया और कहा, हाँ जरूर। जब सिद्धार्थ और कीर्ति हॉस्पिटल से बाहर आ रहे थे तो उन्होंने पार्किंग लॉट में कुणाल को देखा। सब कुछ ठीक है? कुणाल ने पूछा। कीर्ति ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। क्या तुमने उसे पुलिस को हैंड ओवर कर दिया? सिद्धार्थ ने पूछा। कुणाल ने सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर मैं अब चलता हूँ, तो कीर्ति को जल्दी घर भेज देना, सिद्धार्थ ने अपनी कार की तरफ जाते हुए कहा। सिद्धार्थ के जाने के बाद कुणाल ने कीर्ति को अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, फिर से ऐसा कभी मत करना। अपनी बाहों को कुणाल के गले में डालते हुए कीर्ति ने कहा, आई एम सॉरी। आज तुम खाना चाहती हो? कुणाल ने कीर्ति के फॉरहेड पर किस करते हुए कहा। कुछ भी, जो तुम चाहते हो, कीर्ति ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें एक अमेजिंग जगह पर ले चलता हूँ, कुणाल ने उसे अपनी कार की ओर खींचने से पहले कहा। कार में बैठने के बाद कुणाल ने कहा, अमेरिका से मेरा एक फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड कुछ दिनों बाद यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी? कीर्ति मुस्कुराई और कहा, बिल्कुल। कुणाल मुस्कुराया और कहा, तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा पसंद आएगी। उसका नाम टीना है, वह बहुत फ्रेंडली और फनी है, और वह बहुत काइंड भी है। कीर्ति ने अपनी भौहें उठाई और सिर हिलाया। सीरियसली? मैं उसके जैसी लड़की से कभी नहीं मिला। मेरा मतलब है कि वह बाकी लड़कियों की तरह शर्मीली नहीं है, वह बहुत सिली है, कुणाल ने कहा। सच्ची? मिस्टर कपूर, आप अपनी गर्लफ्रेंड के सामने किसी और लड़की की तारीफ कर रहे हैं? क्या आपको और जीने का शौक नहीं है? कीर्ति ने कहा। कुणाल ने हंसते हुए पूछा, क्या मिसेज कपूर को जलन हो रही है? कीर्ति ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, अगर मुझे छोड़कर किसी और लड़की के पीछे गए तो यह तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि एक बात याद रखना कि तुम्हें मेरी जैसी लड़की कभी नहीं मिलेगी। कुणाल ने भौहें उठाई और कहा, जब मेरे पास पहले से ही तुम हो तो मैं किसी और लड़की के पीछे क्यों जाऊंगा? वैसे भी तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीना मेरी बहन की तरह है। अगर तुम मेरे अलावा किसी और के पीछे जाओगे तो मैं तुम्हारा पैर तोड़ दूंगी, कीर्ति ने धमकी भरे लहजे में कहा। विशाल की हवेली। डॉक्यूमेंट को फर्श पर फेंकते हुए विशाल चिल्लाया, तुम्हारा क्या मतलब है? पता नहीं क्या हुआ? अगर तुम इतना आसान काम पूरा करने में अनसक्सेसफुल हो तो मैंने तुम्हें काम पर क्यों रखा? विशाल का सबऑर्डिनेट डर से कांपने लगा और बोला, बॉस, कल सब कुछ ठीक नहीं था। चीजें इस पॉइंट तक कैसे पहुंची? हमारे शेयरों की कीमत लगभग 0 हो गई है। क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि यह कितना सीरियस है? विशाल चिल्लाया। बॉस, यह इतनी जल्दी हुआ इससे पहले कि हम एनालाइज कर पाते कि क्या गलत था। हमारे शेयरों की कीमत पहले ही नीचे, सबऑर्डिनेट ने कहा। नॉनसेंस, यह कौन कर रहा है? विशाल निराशा में चिल्लाया। बॉस, क्या आपको लगता है कि यह मिस्टर रुद्र सिंघानिया कर रहे हैं? सबऑर्डिनेट ने कहा। विशाल ने सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, रुद्र सिंघानिया को इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर बात कैसे? सबऑर्डिनेट ने पूछा। हमने बहुत पावरफुल इंसान को अटेंड किया है, पता करो कि वह कौन है और उसके साथ एक मीटिंग फिक्स करने की ट्राई करो, विशाल ने कहा। दूसरी तरफ जब रुद्र वापस सिंघानिया पैलेस पहुंचा तब तक रात के 10 बज चुके थे। मैडम कहाँ है? रुद्र ने एक मेड से पूछा। मेड ने अपना सिर नीचे किया और कहा, मैडम ऊपर है। क्या उसने डिनर किया? रुद्र ने पूछा। मेड ने सिर हिलाया और कहा, नहीं सर, आराध्या मैडम ने डिनर नहीं किया। साक्षी मैडम घर पर नहीं है। कौन है? इमरजेंसी के लिए उन्हें जाना पड़ा और उनके साथ आशुतोष सर भी चले गए। रुद्र ने आह भरी और ऊपर चला गया बेडरूम के अंदर। जब रुद्र बेडरूम के अंदर आया तो उसने देखा आराध्या सोफे पर सो रही थी। उसकी ओर बढ़ते हुए रुद्र ने उसके कंधे हिलाए और कहा, आराध्या, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? जब आराध्या ने अपनी आंखें खोली और रुद्र को अपने सामने देखा तो कसमसाई और कहा, वेलकम बैक होम। रुद्र ने उसके सर पर चपत लगाई और कहा, बेवकूफ लड़की, तुमने डिनर क्यों नहीं किया? क्या तुम मेरा वेट कर रही थी? आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, मुझे अकेले खाना पसंद नहीं है, चलो नीचे चलते हैं और कुछ खाते हैं, रुद्र ने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। आराध्या ने अपने होंठ थपथपाए और कहा, मुझे चलने का मन नहीं कर रहा है। रुद्र ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। रुद्र, आज मैंने अपने हमारे बेबी के बारे में सपना देखा था। वह बहुत प्यारा लड़का था और उसकी आंखें बिल्कुल आपकी तरह थी। आराध्या ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा। रुद्र ने हंसते हुए पूछा, तुम सीरियसली एक लड़का चाहती हो? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या आपको लगता है
कि सब ठीक हो जाएगा? मेरा मतलब है सोचना बंद करो। तुम्हें या फिर हमारे बेबी को कुछ नहीं होगा? रुद्र ने कहा। मैं बस थोड़ी सी डरी हुई हूँ, आराध्या ने कहा। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, रुद्र ने कहा। मैं चाहती हूँ कि हमारे इस बेबी को कुछ ना हो, आराध्या ने कहा। उसके सर पर किस करते हुए रुद्र ने कहा, कुछ नहीं होगा। फिर ध्यान से उसे कुर्सी पर बिठाते हुए रुद्र ने मेड से खाना लाने के लिए कहा। उसके पास बैठकर रुद्र ने कहा, पापा इस सैटरडे को हमारे और कुणाल के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, हमारे बारे में नहीं, लेकिन कुणाल बेशक इसका हकदार है। सिद्धार्थ और वैशाली ने बताया कि कुणाल ने कितनी आसानी से यह डील कंप्लीट की। मेरा छोटा भाई बड़ा हो गया है, आराध्या ने कहा। हाँ, तुम्हारा छोटा भाई अब छोटा नहीं रहा, रुद्र ने कहा। मुझे घर जाकर पापा की अरेंजमेंट करने में हेल्प करनी चाहिए, आराध्या ने कहा। रुद्र ने भौं चढ़ाते हुए कहा, नहीं, तुम नहीं करोगी, कीर्ति पापा की हेल्प करेगी और साथ में सूरज अंकल भी वहाँ हैं। तुम अपने बॉडी को इस तरह नहीं थका सकती, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, आप भी इतनी देर से घर आते हैं, आराध्या ने शिकायत की। रुद्र ने आह भरी और कहा, तुम लापरवाही से इधर उधर नहीं जा सकती। आराध्या ने अपना सिर नीचे किया और कुछ नहीं कहा। आराध्या, तुम्हें पता है ना कि मैं यह सब अपने बेबी के लिए कर रहा हूँ, रुद्र ने पूछा। आराध्या ने मुंह फेर लिया और कहा, मेड मुझे फर्श से गिरा हुआ रुमाल तक उठाने नहीं देती, मुझे पूरे दिन अपने कमरे के अंदर रहना पड़ता है, मैं बस खाने के लिए उठती हूँ और फिर सो जाती थी, मुझे एक पिग जैसा महसूस होता है। आराध्या के प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानने के बाद रुद्र उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था। उसके बिना वह उसे घर से बाहर नहीं निकलने देता था। उसने 2-3 मेड को लगातार उस पर नजर रखने के लिए कहा था। मेड उसे किसी भी तरह का काम नहीं करने दिया करती थी। आराध्या के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वह सारा दिन सोती थी और सिर्फ खाने के लिए उठती थी। तुम मेरी क्यूट लिटिल पिग हो, रुद्र ने कहा। अचानक आराध्या फूट फूट कर रोने लगी और कहा, देखो आप भी मुझे पिग ही कह रहे हैं। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम सुअर नहीं हो, पांडा हो, कृपया रोना बंद करो। फर्श पर घुटने टेकने से पहले रुद्र ने कहा, अब तुम मुझे पांडा भी कह रहे हो, आराध्या ने रुद्र के कंधे पर मारते हुए कहा। रुद्र ने बेबसी से आराध्या के बालों को सहलाया और कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें फिर कभी भी पिग पांडा नहीं कहूंगा, आई एम सॉरी, अब प्लीज रोना बंद करो। तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हें रोता देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, अगर तुम रोना बंद कर दो तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खाने के लिए बाहर ले जाऊंगा, क्या कहना है, रुद्र ने पूछा। अपने आंसू पोंछते हुए आराध्या ने कहा, मुझे भी डोनट चाहिए। ठीक है, मैं यह सब लेकर आता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें रोना बंद करना होगा और अपना खाना खत्म करना होगा, रुद्र ने कहा। आराध्या ने सिर हिलाया और खाना शुरू कर दिया। कितने हैं? और रॉबिन ने पूछा। 790 में से 190 अब नहीं है, रॉबिन ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और चिल्लाया। क्या क्या हुआ, मर चुके हैं? सब ऑर्डिनेट ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, सर्वे भर चुके हैं, कृपी, रॉबिन ने कंधे उचकाते हुए कहा। 600 में से 350 ने पहले ही साइन कर दिया है और उन्होंने कुछ पैसे मांगे जो हमने पेमेंट भी कर दिया है, सब ऑर्डिनेट ने कहा। अच्छा, अब बाकी का क्या, रॉबिन ने पूछा। हमारे लोग बाकी 160 को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी अदर कंट्री में हैं और बाकी 60 कंट्री में ही हैं, सब ऑर्डिनेट ने कहा। मैं उनसे पर्सनली मिलना चाहता हूं, क्या तुम्हारे पास कोई लिस्ट है, उसने उसे एक पेपर देते हुए सब ऑर्डिनेट ने कहा। यह उन लड़कियों का नाम है और एड्रेस है जो वहां पर रहती हैं। एक बार पेपर को रीड करने के बाद रॉबिन ने मुंह फेर लिया और कहा, मैं उसके साथ कभी नहीं सोया। सब ऑर्डिनेट ने अपना सिर नीचे किया और कहा, सर, लेकिन आपने उसके साथ एक ही रूम में पूरी रात बिताई। रॉबिन ने आह भरी और कहा, ठीक है, चलो उसके साथ स्टार्ट करते हैं। सर, मुझे नहीं लगता कि अब मिस जानवी से मिलना अच्छा है, मैंने सुना है कि मिस्टर मोहित 3 दिनों से लापता हैं, सब ऑर्डिनेट ने कहा। रॉबिन ने मुंह फेर लिया और कहा, मोहित शर्मा को वही मिल रहा है जिसका वह हकदार है। उसे किसने रुद्र सिंघानिया की वाइफ को छूने के लिए कहा? वह लकी है कि वह अभी भी जिंदा है। वैसे भी मुझे इस सब की परवाह नहीं, उसे कॉल करके कहो कि वह आकर मुझसे मिले। सब ऑर्डिनेट ने सिर हिलाया और उसके बारे में कहा। क्या उन्होंने तुम्हें कॉल किया था? मैंने पूछा। सर, कौन? आपके फादर, सब ऑर्डिनेट ने पूछा।
रॉबिन ने सिर हिलाया। नहीं सर, मिस्टर शर्मा ने अभी तक मुझसे कांटेक्ट नहीं किया है, सबऑर्डिनेट ने कहा। ठीक है, तुम जा सकते हो, रॉबिन ने कहा। कपूर इंटरप्राइजेज जय कुणाल के ऑफिस के अंदर आया और कहा, सर एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? कुणाल ने पूछा। कोई आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है, जय ने कहा। कौन मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है? कुणाल ने पूछा। जय ने सिर हिलाया और कहा, हमें उस बारे में कोई आइडिया नहीं है सर। सरप्राइजिंग एवरीथिंग, मेरी जानकारी लीक नहीं हो सकती। क्या तुम समझ गए? कुणाल ने पूछा। जय ने सिर हिलाया। मैं यह सब छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, लेकिन वह इंसान बहुत पावरफुल लगता है। अमेरिका में भी उसके कई कनेक्शन हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कनेक्शन कितने अच्छे हैं। यूएस हमारा प्लेस है, इसलिए उसके कनेक्शन वहां काम नहीं करेंगे। कुणाल ने कहा। मैं देख लूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं बॉस, जय ने कहा। विशाल के बारे में कोई अपडेट? कुणाल ने पूछा। जैसा कि आपने कहा था सर, विशाल यह देखने की कोशिश कर रहा है कि इन सब के पीछे कौन है, जय ने कहा। कुणाल मुस्कुराया और कहा, वैसे भी उससे तब तक बिजी रखना जब तक हम पूरी तरह से यहाँ पर सब कुछ ठीक ना कर लेते हैं। उसके बाद मैं उससे पर्सनली मिलूंगा। जय के जाने के बाद कुणाल ने अपनी आंखें बंद कर ली और आह भरी। कोई रास्ता नहीं था कि वह किसी को अपनी दूसरी पहचान के बारे में बताए। अगर उसके पापा को यह पता चल गया तो उसे जान से मार देंगे। यह बहुत रिस्की और डेंजरस था। रेडवुड कैफे। जब रॉबिन कैफे के अंदर आया तो उसने देखा जानवी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। मुझे डाउट है कि मिस्टर रॉबिन मुझसे अचानक क्यों मिलना चाहते थे, जानवी ने पूछा। रॉबिन ने अपने सबऑर्डिनेट से डॉक्यूमेंट लेकर टेबल पर फेंक दिया और कहा, साइन करो। डॉक्यूमेंट उठाकर जब जानवी ने पढ़ा तो वह बड़ी सीरियसली से बोली, रॉबिन तो मुझे अपनी सिस्टर बनाना चाहते हो? जानवी ने पूछा। बस इस पर साइन कर दो, रॉबिन ने कहा। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सिस्टर बनूं या फिर सिस्टर विद बेनिफिट, जानवी ने पूछा। शट अप, रॉबिन चिल्लाया। जानवी ने हंसते हुए पूछा, क्या मैंने तुमसे कहा था कि मैं बहुत एक्सपेंसिव सिस्टर हूँ? अपनी चेक बुक पैकेट से निकालते हुए रॉबिन ने पूछा। कितना? 50 करोड़, जानवी ने कहा। उसे चेक देते हुए रॉबिन ने कहा, यह चेक है। डॉक्यूमेंट पर साइन करने के बाद जानवी ने पूछा, क्यों? दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, रॉबिन ने कैफे से बाहर निकलने से पहले कहा। अगली सुबह जब रुद्र नींद से उठने के बाद सबसे पहले रजत को कॉल किया और कहा, मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं आऊंगा, सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सिंघानिया पैलेस में ले आओ। यह सुनकर रजत ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता रुद्र ने पूछा, क्या तुम्हें कुणाल के बारे में कुछ पता चला? यह बात मैं आकर आपको इस बारे में बताता हूँ, रजत ने कहा। ओके। फिर फोन कट करके जब रुद्र रूम के अंदर आया तो उसने देखा आराध्या बाथरूम से बाहर आ रही है और उसका चेहरा थोड़ा पीला लग रहा है। जल्दी से उसकी ओर जाकर रुद्र ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मॉर्निंग सिकनेस। अपने हाथों को रुद्र के गले में डालते हुए आराध्या ने पूछा, आप ऑफिस के लिए कब जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, रुद्र ने कहा। मैं कुछ दिनों के लिए वर्क फ्रॉम होम करूंगा ताकि मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, रुद्र ने कहा। अपना चेहरा रुद्र के सीने में छुपाते हुए आराध्या ने कहा, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप जा सकते हो। तो क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? रुद्र ने पूछा। ऐसा नहीं है, आराध्या ने कहा। तो फिर मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। ठीक है, रुद्र ने कहा। उसे कसकर गले लगाते हुए आराध्या ने कहा, आपकी बॉडी से बहुत अच्छी स्मेल आती है, रुद्र ने हंसते हुए पूछा। तुम्हें अभी इसका एहसास हुआ? आराध्या मुस्कुराई और रुद्र के गर्दन पर किस करने लगी। आराध्या इससे पहले कि रुद्र कुछ कह पाता, आराध्या ने उसे धक्का दिया और कहा, इसे भूल जाओ, मुझे अभी कुछ भी करने में बहुत नींद आ रही है। फिर बेड पर लेटकर आराध्या ने खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया और सो गई। रुद्र ने मुंह फेर लिया और पूछा, आराध्या यह क्या था? शोर मत कीजिए, आप देख नहीं रहे मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, आराध्या चिल्लाई। लेकिन क्या आप कमरे से बाहर निकलना चाहते हैं? आराध्या ने पूछा। रुद्र ने आह भरी और कहा, ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ। इससे पहले कि रुद्र जा पाता, आराध्या ने उसका हाथ पकड़ा और फटी आंखों से कहा, आई एम सॉरी, मुझे आप पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, मैं आपके साथ बहुत रूडली
नॉर्मली बिहेव कर रही हूँ। रुद्र ने आराध्या का चेहरा सहलाते हुए कहा, अरे यार ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो, तुम अभी थोड़ी देर रेस्ट करो, ब्रेकफास्ट रेडी होने के बाद मैं तुम्हें जगा दूंगा। आराध्या ने सिर हिलाया और फिर सो गई। उसे अच्छे से ब्लैंकेट से ढका। रुद्र ने प्रेगनेंसी बुक निकाली और रूम से बाहर निकल गया। स्टडी रूम। जब रुद्र प्रेगनेंसी इंस्ट्रक्शन बुक पढ़ने में बिजी था तो रजत उसके स्टडी रूम के अंदर आया। गुड मॉर्निंग सर, रजत ने कहा। उसे बैठने का इशारा करते हुए रुद्र ने पूछा, तुम्हारे बच्चे हैं ना? रजत ने सिर हिलाया। तो बताओ, जब तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो क्या उसने उस टाइम पर स्ट्रेंज बिहेव किया? रुद्र ने पूछा। स्ट्रेंज? रजत ने पूछा। तुम्हें पता है कि तुम्हारी मैडम कैसी है? वह हमेशा बहुत काम और वह लाइट रहती है, लेकिन कुछ दिनों से मूडी। रजत ने पूछा। हाँ, मूडी, रुद्र ने कहा। रजत ने आह भरी और कहा, प्रेगनेंसी के टाइम पर लड़कियों का बहुत ज्यादा मूड स्विंग होता है। जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी तो मुझे भी यह सब हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। वह बिना किसी रीजन के रोती थी, कभी कभी वह मुझे पर चिल्लाती थी और अगले ही पल रोती और सॉरी कहती। मैं उसके नखरे सहते हुए बहुत थक गया था। मैंने सोचा कि जब वह दूसरी बार प्रेग्नेंट होगी तब सब कुछ अलग होगा, लेकिन मैं गलत था। सजेशन और भी बदतर हो गया। एक टाइम पर ऐसा भी आया जब मुझे लगा था कि उसके अंदर कोई आत्मा घुस गई है। आप मुझे उन दिनों की याद मत दिलाओ सर। तुम मुझे डरा नहीं रहे हो ना? रुद्र ने पूछा। रजत ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? यह एक रियलिटी है और हम हस्बैंड इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हम बस अपनी वाइफ को शांत करने की कोशिश कर सकते हैं। और एक और बात, उन्हें कभी ना बताएं कि वह मूडी हैं। यह सुनते ही वह बहुत ज्यादा झिझक जाती हैं। जब मैंने ऐसा किया तो मेरी वाइफ ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। रुद्र ने आह भरी और पूछा, यह कब तक चलेगा? सेकंड ट्रिमेस्टर के टाइम पर सिचुएशन और भी खराब हो जाती है, रजत ने कहा। अपने टेम्पलेट को झगड़ते हुए रुद्र ने एक गहरी सांस ली और पूछा, ठीक है, अब मुझे अपडेट करो। रजत गहरी सांस लेते हुए कहा। रजत के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने कहा, सर यह बहुत स्ट्रेंज है, लेकिन हमें मिस्टर कुणाल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। रुद्र ने अपनी भौं उठाई और पूछा, क्या हमारे सभी कनेक्शन का यूज किया? रजत ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ सर, लेकिन यह बेकार था। हमारे यूएस के लोगों ने कहा कि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिवाय इसके कि उसने किस कॉलेज में पढ़ाई की। सर मुझे लगता है कि कुछ सही नहीं है। ऐसा हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ। रुद्र ने आह भरी और पूछा, इस बारे में क्या सोचते हो? रजत, व्हाट डू यू थिंक? हम इस बार फेल क्यों हुए? सर मुझे लगता है कि मिस्टर कुणाल की इंफॉर्मेशन कोई छुपाने की कोशिश कर रहा है जो बहुत पावरफुल है, रजत ने कहा। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन तुम उसकी बुआ हो, नितिन ने कहा। बच्चे को कीर्ति को देते हुए नितिन ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर मल्होत्रा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुमसे एक सेकंड के लिए बात करना चाहता हूँ। जरूर मिस्टर मल्होत्रा, नितिन ने कहा और फिर दोनों वार्ड से बाहर निकल गए। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की तरफ से एक ऑफर करने आया हूँ, सिद्धार्थ ने कहा। नितिन ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, क्या? सिद्धार्थ मुस्कुराया और कहा, देखो, मुझे पता है कि तुम अपनी गवर्नमेंट जॉब से प्यार करते हो, लेकिन अगर तुम मेरी कंपनी में काम करोगे तो तुम्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और तुम अभी एक नई फैमिली स्टार्ट करने जा रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी सैलरी काफ़ी नहीं है, लेकिन मन हो तो इंडस्ट्रीज की सैलरी भी बुरी नहीं है। नितिन सिद्धार्थ की बात सुनकर हंसने लगा। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की सैलरी भी बुरी नहीं है। उसे पता था कि उसे जो सैलरी मिलती है मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में उसे उससे 5 गुना ज्यादा मिलेगी। ज्यादा मत सोचो, इसे एक ऑफर की तरह लो। या मत सोचना कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता जिससे मुझे फायदा ना हो। अगर तुम्हारे जैसा एक कैपेबल पर्सन मेरी कंपनी में काम करेगा तो मुझे बेनिफिट जरूर होगा, है ना? सिद्धार्थ ने पूछा। नितिन मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसके कंधे को थपथपाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, फिर मैं तुमसे कल ऑफिस में मिलूंगा और तुम अभी अपने पुराने घर में मत जाना, क्योंकि वह तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए सेफ नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंजमेंट कर दूंगा। नितिन मुस्कुराया और कहा, मैं इसके लिए कभी भी आपको थैंक यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि थैंक यू बहुत छोटा शब्द है। सिद्धार्थ मुस्कुराया और कहा, अगर तुम मुझे सच में थैंक यू कहना
रहना चाहते हो तो मेरी कंपनी में प्रॉफिट बढ़ाने में हेल्प करना। जरूर सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, नितिन ने कहा। नितिन, मैं तुमसे निशा के बारे में। नितिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। मैं अब उस लड़की के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता। मुझे पता था कि उस समय उसे माफ करना एक गलती थी। सिद्धार्थ ने आह भरी और कहा, ठीक है, जाओ और अभी अपनी वाइफ के साथ रहो, मैं कल तुमसे मिलूंगा। नितिन मुस्कुराया और चला गया। जूही और उसके बेबी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद कीर्ति भी सिद्धार्थ के साथ हॉस्पिटल से चली गई। भाई, क्या आप मुझे कपूर मेंशन छोड़ सकते हैं? मुझे अंकल की पार्टी की अरेंजमेंट में हेल्प करनी है, कीर्ति ने कहा। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम हमारे बिजनेस में हमारी हेल्प नहीं करना चाहते, लेकिन पार्टी के लिए तुम्हें हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टी और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं चीजें भैया, और आपको मेरी हेल्प की जरूरत क्यों है? कीर्ति ने पूछा। यह हमारा फैमिली बिजनेस है कीर्ति, तुम्हें इसमें भी कुछ इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, सिद्धार्थ ने कहा। अपने होंठ थपथपाते हुए कीर्ति ने कहा, मुझे यह पसंद नहीं। ठीक है, अब वह चेहरा मत बनाओ, सिद्धार्थ ने कहा। कपूर मेंशन। सूरज जी और नीरज जी इनविटेशन लिस्ट तैयार कर रहे थे और कीर्ति डेकोरेशन में बिजी थी। तो क्या तुम उन्हें इनवाइट कर रहे हो? सूरज जी ने पूछा। नीरज जी ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि तुम हमेशा उन्हें इग्नोर कर सकते हो, सूरज जी ने कहा। नीरज जी ने आह भरी और कहा, मैं नहीं कर सकता। तुम यह भी अच्छी तरह से जानते हो कि अगर कुणाल या आराध्या उनसे मिलना चाहते हैं तो तुम उन्हें रोक नहीं सकते, सूरज जी ने कहा। नीरज जी ने आह भरी और कहा, मुझे पता है अंकल, आपको इन दोनों में से कौन सा पसंद है? कीर्ति ने पूछा। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम सेलेक्ट कर सकती हो, नीरज जी ने कहा। गुड मॉर्निंग टू ऑल, कुणाल ने कहा। गुड मॉर्निंग, कीर्ति ने कहा। कुणाल, हम गेस्ट लिस्ट बना रहे हैं, क्या तुम किसी को इनवाइट करना चाहते हो? नीरज जी ने पूछा। कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, अमेरिका से मेरा एक फ्रेंड आ रहा है तो मैं उसे इनवाइट करना चाहता हूँ। वह आज आ रहा है? कीर्ति ने पूछा। कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और हम उन्हें लेने जा रहे हैं। कीर्ति ने सिर हिलाया और पूछा, कितने बजे? क्या होगा आगे? प्लीज दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।